नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए महामैराथन क्लास के अंतर्गत आज हम विज्ञान विषय की महामैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें हम एक वीडियो में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले संस्कृत विषय का एक वीडियो में पूरा कोर्स देख चुके हैं हम। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम की कि कब आपका पेपर है। तो विज्ञान विषय का 30 अप्रैल 2022 को पेपर जो है वो प्रस्तावित है। तो हम सारी चीजें जो है वो चैप्टर वाइज ही देखेंगे, पर उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा भौतिक राशियां जो है, जहां से एक ना एक बहुविकल्पी हर साल पूछ लिया जाता है, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर वाइज सारी चीजें जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर भौतिक राशि वहां पर आगे फिर से किसी चैप्टर के अकॉर्डिंग आ गया तो वहां पर हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। पर इसको इसलिए हम सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि यहां से एक ना एक एमसीक्यू हर साल पूछा जाता है। पिछले वाली बार में जो हमने महामैराथन क्लास कराई थी, उसमें दाब जो है उसका मात्रक पूछा गया था, और वही सेम क्वेश्चन हमने आपको महामैराथन वाली क्लास में भी हमने क्वेश्चन पूछा था। तो एज इट इज वही पेपर में भी आ गया था। तो आप जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी उनको ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर भौतिक राशि की बात करें तो दो टाइप की भौतिक राशि होती है। एक आपके मूल मात्रक होते हैं, एक होते हैं व्युत्पन्न, जो उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो ये 7 आप नाम देख रहे हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और परिमाण। इतने आपको नाम याद रखने हैं जो कि आपके मूल मात्रक की संज्ञा में जो है वो आते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इनके कौन कौन से सही मात्रक होते हैं। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है और परिमाण का मोल होता है। तो ये एकदम आप रट लीजिएगा। इसी के साथ साथ आपके व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो ये आपके दो होते हैं, एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। समतल कोण का जो मात्रक होता है, सही मात्रक होता है, वो रेडियन होता है। घन कोण का जो है वो स्टेरेडियन होता है। तो ये दोनों हो गए आपके, एक तो हो गया मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न। तो ये दोनों आपको मैंने बेसिक वाले बता दिए हैं, बाकी आप अलग से पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। वैसे मात्रक बहुत से हैं, जिसमें आप विशिष्ट ऊष्मा और आपका शक्ति का मात्रक, ये बेसिक वाले, मतलब मेरा कहने का है कि आपको पता होना चाहिए। एक ना एक एमसीक्यू में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें हैं, जिसमें खोज आविष्कार वाला पहला चैप्टर है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। लास्ट में आपके जो चित्र हैं, जो आपके कोर्स में सारी एक ना एक देखेंगे आप प्रीवियस ईयर उठा के, तो एक ना एक क्वेश्चन चित्र से हमेशा आता है। जैसे उत्सर्जी तंत्र से क्वेश्चन आ चुका है, तो इन चीजों को हम सबसे लास्ट में देखेंगे एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है उसमें नाम से अलग अलग है, उनसे संबंधित बात करते हैं। तो पहला नाम है चरक का। चरक की बात करें तो जड़ी बूटियां जो हैं उनको दवा के रूप में प्रयोग करने वाले चिकित्सक जो है ये थे। सुश्रुत की बात करें तो ये जो है वो शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो है इन्होंने पाई जो है इसका मान बताया था, और 3.14 में होता है, और वैसे आप बटे में जानते हैं 22/7 जो है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का आपने नाम सुना होगा गणित में, क्योंकि इनका अलग से जो है वहाँ पर रूल भी है और प्रश्न भी इससे संबंधित है। तो श्रीधराचार्य जो है वो वर्ग समीकरण का हल देने वाले गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने पौधों या कह सकते हैं जो वनस्पति विज्ञान है उसके संबंध में काफी खोजें जो है वो की थी। अगला देखते हैं, अगला है आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज जो है वो की थी। अगले हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सब आपके सबसे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर में ही सारी चीजें दे रखी हैं, जिसमें केवल और केवल इसी प्रकार से वन लाइनर के रूप में हैं सारे प्रश्न कि किसने किसकी खोज की, इस टाइप से। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज जो है वो की थी। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो ये आपको एकदम रट के जो है वो रखना है। और जो ऊपर मैंने बताया एडवर्ड जेनर जो हैं इनके संबंध में कि इन्होंने रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज की थी, तो किस रोग से संबंधित ये पूछा जाए तो आप कहेंगे चेचक रोग जो है उससे संबंधित या उससे रक्षा के लिए वैक्सीन की खोज की थी। सारी चीज़ अब करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरी या मैडम क्यूरी आप कह सकते हैं। मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है वो की थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है वो की थी। गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने
दूरबीन की खोज जो है वो की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। दूरबीन क्या है, बहुत दूर की वस्तुएं जब आपको देखनी होती हैं तो दूरबीन का यूज आप करते हैं। इसके अलावा थॉमस एडिशन, नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने खोज की थी विद्युत बल्ब की। ये आपने इनके संबंध में बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी। इन्होंने बहुत से प्रयोग किए थे, उसके बाद इनके असफल हुए थे, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी और शायद 1000वीं बार जाकर इन्होंने विद्युत बल्ब को सफलतापूर्वक जो है वो बनाया था। और इन्होंने एक और खोज की थी, वो था ग्रामोफोन। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब दोनों की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला है रेडियो की खोज। पूछा जाए आपसे किसने की थी तो आप कहेंगे मार्कोनी। इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि जब गांव वगैरह में आप देखते हैं या कहीं भी आप देखते हैं टीवी रेडियो, पहले आप की पुरानी आती थी, जब नहीं चलती थी तो आप उसे क्या करते थे, हाथ से ठोकते थे, पीटते थे। तो यही लिखा है मारकोनी, कोहनी जो है उससे मारेंगे तो रेडियो आपका चलने लगेगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अगली बात करते हैं परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो ऑटो हान ने जो है वो परमाणु बम की खोज की थी। किसने की थी, परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने। ये जो जितने भी आप यहाँ नाम देख रहे हैं सबको मैंने एक एक को ट्रिक से बता रखा है। जीके वाली प्लेलिस्ट में आविष्कार खोज करके एक आपका वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, वहां पर आपको ये सब ट्रिक से याद करने की ट्रिक मैंने बताई है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आप सभी जानते हैं। वोल्टा की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक विद्युत सेल, प्राथमिक विद्युत सेल जो है उसकी खोज में अपना योगदान दिया था। माइकल फैराडे जो हैं इन्होंने डायनमो की खोज की थी। ये भी आपका पूछा जाता है, माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज। एक्सरे की खोज आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजेन ने जो है वो की थी। किसने की थी, विलियम रॉन्टजेन ने की थी। इसी प्रकार फर्मी की बात करें तो परमाणु भट्टी की खोज की थी। परमाणु भट्टी की खोज, सारी चीजें रख करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलीविजन की खोज किसने की थी तो आप कहेंगे जॉन लॉगी बेयर्ड। इन्होंने टेलीविजन की खोज जो है वो की थी। और इसी प्रकार आपके ग्राहम बेल हो गए। तो ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। ये टेलीविजन है, ये टेलीफोन है। और जो थॉमस एडिसन था उन्होंने ग्रामोफोन की थी। टेलीफोन अलग है, ग्रामोफोन अलग है। ग्राहम बेल हो गए। उसके बाद बात करते हैं जेम्स वॉट की। जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज जो है वो की थी। भाप इंजन की खोज। और शरीर के जो अंदर के भाग होते हैं उनकी जांच के लिए किसका यूज किया जाता है तो आप कहेंगे इंडोस्कोप का यूज किया जाता है, शरीर के अंदर के भागों की जांच के लिए। इतनी चीजें हो गई, इसको रख करते हैं। इसी प्रकार बात करें स्टील उत्पादन के संबंध में कौन कौन नाम देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे तो जो मैंने इससे पहले करा रखा है आपको विज्ञान का फर्स्ट डिवीजन, उसका भी सीरियल सेम ऐसे ही है। क्यों, क्योंकि जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे उसमें उसमें जो सीरियल था वो आपकी जो SCERT वाली PDF और बुक थी उसी के सीरियल से बनाया था, इसलिए आप वो भी देखेंगे। जो इससे पहले मैंने साइंस का करा रखा है फर्स्ट डिवीजन, तो उसमें और इसमें सीरियल आपको मैच करेगा। राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई और दुर्गपुर, ये 4 नाम आपको एकदम रटे होने चाहिए जो कि स्टील उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। और यदि पूछा जाए स्टील उत्पादन के संबंध में कोई 2 राज्य लिखिए, या कोई 2 राज्य नहीं, राज्य के संबंध में ना पूछकर स्थान यानी कि क्षेत्र के संबंध में पूछा जाता है कि कौन कौन स्टील उत्पादन में जो है वो जगह फेमस है। तो ये ध्यान रखिएगा चारों नाम। फिर उसके बाद जो रिहंद है उसमें आपका जल शक्ति जो है उसे विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वहां पर फेमस है, पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम जैसे ये अभी हमने स्टील उत्पादन के संबंध में बात की, अब हम बात करते हैं कोयले से विद्युत बनाने के संबंध में जो पूछे गए जाते हैं स्थान उसमें। तो आप
चार नाम यहाँ भी ध्यान रखिएगा। एक आपका हो जाएगा ओबरा, एक आपका हो जाएगा अनपरा, एक आपका हो जाएगा पनकी और एक आपका हो जाएगा ऊंचा हार। तो ये चार नाम आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं, जहां कोयले से विद्युत बनाने के लिए जो है वो फेमस है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म इसी से संबंधित है, वो है एनटीपीसी की फुल फॉर्म। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल, टी से आपका होगा थर्मल, पी से होगा पावर, सी से कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये आपकी जो है वो फुल फॉर्म एनटीपीसी की होती है। ये चार नाम आपने देखे कोयले से विद्युत। चार नाम और आपको पता होना चाहिए, वो है नाभिकीय ऊर्जा जो है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करने में प्रसिद्ध चार स्थान। तो आपके चार कौन कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा ट्राम्बे, एक आपका हो जाएगा नरौरा, एक आपका हो जाएगा कलपक्कम और एक और आपका हो जाएगा राणा सागर। तो ये चार नाम जो है वो प्रसिद्ध हैं, जो एकदम आपको रटे होने चाहिए। अभी तक मैंने चार नाम सबसे पहले स्टील उत्पादन में बताए, फिर मैंने कोयले से विद्युत में चार नाम बताए, फिर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने से संबंधित चार नाम बताए। तो ये कुल चार 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 अलग अलग ध्यान रखिएगा। और इसी चैप्टर से रिलेटेड एक आपका एजुसेट भी लास्ट में दे रखा था। एजुसेट जो है आपका क्या होता है? ये एक प्रकार का शैक्षिक उपग्रह होता है। आपका कंप्यूटर कोर्स जो है उसमें भी आपका एजुसेट है, तो उसमें प्रश्न पूछा भी जाता है। तो पहले वाले चैप्टर में इतनी सारी चीजें थी, सब रफ करते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। और नेक्स्ट चैप्टर को बात करने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो सभी को तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए कोर्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, पर आप ही के लिए मैं यहाँ पर फिर से सारी चीजें करा रहा हूँ, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो और कुछ नई चीजें भी उसमें शामिल हो जाएं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के छात्र पेपर देंगे, तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा देंगे, उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी के अच्छे से अच्छे अंक आ सकें, किसी भी छात्र की बैक जो है वो ना आए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। इसमें अगर बात करें तो इसको प्रैक्टिकल बेस्ड हम समझते हैं। जैसे कि अगर आप एक कील जो है वो ले लीजिए, तो कील में आगे की जो उसकी नोक होती है, उसका अगर मैं आपसे पूछूं जो क्षेत्रफल है या तल का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है कि कम है, तो आप क्या कहेंगे? क्षेत्रफल यहाँ पर जो है वो कम है। और जब क्षेत्रफल कम होता है तब आप कहेंगे प्रभाव जो है उसका अधिक पड़ता है। किसका प्रभाव? बल का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर हम बल पढ़ रहे हैं। जब संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होता है तो प्रभाव अधिक होता है। यही चीज अगर हम बात करें, जैसे कि एक ईंट है, ईंट में अगर आप बात देखें तो आप क्या कहेंगे कि इसमें संपर्क तल का जो क्षेत्रफल है वो आपका अधिक है, और इसमें आपका जो प्रभाव पड़ेगा वो कम पड़ेगा। तो ये आपकी दो लाइनों को जो है वो परिभाषित करता है। क्या? कि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है, और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल कम, यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक। इस चीज को आप ऐसे भी समझिए, जैसे कि कील होती है, कील को आप किसी दीवार में लगाते हैं, तो जितनी ज्यादा नुकीली होती है, जितना उसका क्षेत्रफल कम होता है, जितनी तो नुकीली होगी जितना उसका क्षेत्रफल कम होगा, तो उतनी आसानी से जो है वो दीवार में चली जाएगी, उसका प्रभाव उतना अधिक होगा। बल के संबंध में आप कह सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आपने समझे। अब दाब, बल और क्षेत्रफल, इन तीनों के संबंध में एक आपका सूत्र होता है, वो होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, जैसे दाब आपको दिया गया है, बल दिया गया, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, इस टाइप के प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दाब को हम कहते हैं P, बल को कहते हैं फोर्स के लिए F, और क्षेत्रफल आपका एरिया होता है यानी कि A। तो P बराबर, दाब मतलब होता है प्रेशर ना, तो उसी का P है, तो P बराबर F/A आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, या तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब मात्रक की यहाँ पर अगर बल की बात करें तो मात्रक बल का क्या होता है? आप कहेंगे न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे मीटर स्क्वायर होता है।
क्षेत्रफल क्या है, लंबाई होती चौड़ाई होती, गुणा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तब हम अगर कहें कि दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ न्यूटन है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो आप दाब का मात्रक क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका ये आपका दाब का मात्रक हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं होता है, आप इन्हीं के मात्रक से ही उसे बनाते हैं, तो ऐसे आप इसे बना सकते हैं। अब दो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या, पहला तो ये मात्रक और दूसरा ये सूत्र, इन दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। एक आपको मान भी यहाँ पर याद रखना है, वो मान है किसका, प्रमाणिक वायु दाब का। ये मान निश्चित होता है, हो सकता हो बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाए, तो ये होता है 1.013 गुणे 10⁵ और मात्रक है ही न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका मान भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके कोर्स में जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप, तीन मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, कौन कौन से, जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप। इन तीनों की क्रिया विधि दे रखी है, तो इसको आप पढ़ने के लिए क्या करिएगा, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कैसे ये वर्क करते हैं। तो इसका 3D फॉर्म आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो थ्योरी होती है वो थोड़ा सा टफ होती है। तो थ्योरी में आप नहीं जाइएगा, इसमें क्या होता है, प्रेशर के कारण पानी ऊपर चढ़ता है, तो जैसे कि जल पंप में, तो वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। कोर्स में है तो देख अवश्य लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, उत्प्लावन बल। ये बहुत पूछा जाता है आपका, इसको ध्यान से समझिए क्या होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की बात करें तो किसी भी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी गई कोई वस्तु है, उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये भी आपका हाई स्कूल इंटर के लेवल पर भी बहुत पूछा जाता था और अभी भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये कहता है कि बल क्या है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित जो तरल पदार्थ होता है उसके भार के बराबर होता है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर जो है वो होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पर यही चीज जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर के लेवल पर, तो वहां पर क्या रटाया जाता था कि जब कोई वस्तु किसी जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। वस्तु के भार में आई कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। ये आपके हाई स्कूल इंटर के लेवल पर अधिकतर डेफिनेशन देखने को मिलती है और ये पूर्णता जो है वो सही भी है। पर आपके कोर्स में जो दे रखी थी बुक में, सीआरटी पीडीएफ में, वो एक लाइन की दे रखी थी, तो मैंने सारी ही आपको बता दी। इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका, तो पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ऑक्सिन्स होता है, इसी प्रकार आपका जिब्रेलिन्स होता है, इसी प्रकार आपका काइनिन्स होता है, इसी प्रकार आपका कैलिन्स होता है, इसी प्रकार आपका फ्लोरिजेंस होता है, और एक और आप याद रखेंगे ABA हार्मोन। तो इस टाइप से डायरेक्ट अगर आपसे नाम पूछ लिए गए तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन पादप हार्मोन में आते हैं। जिसमें से जो ऑक्सिन सबसे पहला वाला है, ये आपसे पूछा जाता है कि किसमें भाग लेते हैं, तो ये कोशिका विभाजन तथा पादप वृद्धि में भाग लेते हैं। किसमें, कोशिका विभाजन और पादप वृद्धि में भाग लेते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें जंतु हार्मोन की, तो जंतु हार्मोन में आपका अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रंथि के हिसाब से देखें, जैसे कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसकी बात करें तो इसमें हार्मोन होता है STH या TSH, ये नाम का होता है। कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिकाओं की वृद्धि का नियंत्रण करना। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप ध्यान से सुनिए ताकि कम समय में ज़्यादा सी चीज़ें हो सकें। कोशिकाओं का
जो वृद्धि है उसका नियंत्रण करना। इसी प्रकार अगली आपकी ग्रंथि होगी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसमें कौन सा हार्मोन होता है, तो थायरॉक्सिन नियंत्रण होता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं थायरॉक्सिन नियंत्रण। इसका कार्य क्या होता है, तो वृद्धि और उसके साथ साथ जो उपापचय है उसकी गति संबंधित कार्य इसका होता है। इसी प्रकार बात करें आपका अंडाशय। अंडाशय में अगर बात करें तो हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन, और इसकी बात करें तो ये आपका मादा अंग परिवर्धन का कार्य करता है। और इसी प्रकार आपका वृषण होता है, वो आपका अगर बात करें इसमें हार्मोन कौन सा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और इसमें अगर बात करें तो कार्य नर अंग परिवर्तन का कार्य होता है। तो ये कुछ हैं जंतु हार्मोन से संबंधित, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपका अधिवृक्क या कह सकते हैं एड्रिनल, ये अगर बात करें ग्रंथि तो इसमें कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी उपापचय का नियंत्रण से संबंधित कार्य होता है। सारी चीजें समाप्त हुई। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका पेशियों से संबंधित। पेशियों के प्रकार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आपका कंकाल पेशियां, दूसरा होता है आपका अरेखित पेशियां, और तीसरा होता है आपका हृदय पेशियां। अब यहाँ पर जो अरेखित पेशियां हैं इसका तो कोई नाम नहीं, पर हृदय जो है इसको कार्डियक नाम से भी जो है वो जाना जाता है। जो कंकाल पेशियां होती हैं इन्हीं को हम रेखित पेशियों के नाम से भी जो है वो जानते हैं, और इन्हीं को हम एक और नाम है जो है पट्टित रेशियां पेशियां, उनके नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं को हम ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जानते हैं। अब ये ऐच्छिक है तो दूसरा क्या होगा, इसे हम अनैच्छिक कह सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नाम नहीं बताया, ताकि दूसरे से आप कनेक्ट कर सकें। जो आपका अरेखित पेशियां हैं इन्हीं को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, और इन्हीं को चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। और अब तीनों पेशियां हमने देख ली, अब इनका काम और इनसे जुड़ी चीजों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी है कंकाल पेशियां, जिन्हें हम रेखित पेशियां भी कहते हैं, जिन्हें हम पट्टित पेशियां भी कहते हैं, जिन्हें हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ये आपकी अस्थियों से जो है वो जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, अस्थियों से जुड़ी होती हैं। दूसरा जो है आपका अरेखित पेशियां, जिसे हम चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ये आपका आहार नाल हो गया, रुधिर वाहिनियां हो गया, या जो अन्य अंतरांग होते हैं उनसे जुड़ी हुई पेशियां होती हैं। तीसरी आपकी जो हृदय या कार्डियक कहते हैं, ये आपकी केवल हृदय में होती है। समझ गए आप तीनों चीजें। इसको हम यहीं खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे कूदते हैं, वो है आपका कंडरा या स्नायु। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ और आप भी अपने साथ स्पीड बनाए रखिएगा, तभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ताकि कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। और तो कंडरा स्नायु को समझिए। संधियां जो होती हैं, जैसे कि जोड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो संधियां जो होती हैं उस पर अस्थियों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए लचीले संयोजी ऊतक से बने होते हैं आपके स्नायु। अगर बात करें कंडरा की, तो कंडरा आपके कंकाल पेशियां कंडराओं द्वारा अस्थियों से जुड़े रहते हैं। तो बस एक ही एक पॉइंट में बता रहा हूँ, कंडरा जो है वो कंकाल पेशियों कंडराओं द्वारा अस्थि से जुड़े रहते हैं। पर स्नायु की अगर बात करें तो संधियों पर अस्थियों को अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए लचीले संयोजी ऊतक से आपके स्नायु जो है वो बने होते हैं। कुछ यहाँ पर वन लाइनर में आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। जैसे आपका एक पूछा जाता है जो वृक्क होता है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपसे पूछा जाता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे वृक्क नलिकाएं, या हम इसी को दूसरे फॉर्म में भी कहते हैं, वो कहते हैं नेफ्रॉन। ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक आपसे पूछा जाए इकाई के रूप में, तो आप कहेंगे वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। इसी प्रकार श्वसन दर जो है उसके नियंत्रक केंद्र किसमें स्थित होते हैं, तो आप कहेंगे मेडुला में जो है वो स्थित होते हैं।
श्वसन जो दर है उसके नियंत्रक केंद्र किसमें स्थित होते हैं? तो आप कहेंगे मेडुला में स्थित होते हैं। ये कुछ वन लाइन के टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके एससीईआरटी में ही दे रखे हैं। इसी प्रकार जो वयस्क मानव होता है उसमें अगर बात करें प्लीहा, ये क्या कार्य करती है? तो आप कहेंगे ब्लड बैंक का कार्य जो है वो करती है। डायरेक्ट भी पूछ दिया जाए वयस्क मानव में ब्लड बैंक का कार्य कौन करती है, तो आप कहेंगे प्लीहा जो है वो कार्य करती है। आधुनिक जीव संरचनात्मक जो जटिलता है उसके क्या स्तर जो है वो होते हैं? तो इसके आपके टोटल 3 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला होता है उपकोषीय या उपकोशिकीय स्तर। दूसरा आपका होता है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक स्तर और तीसरा आपका होता है यूकैरियोटिक स्तर। अब देखिए एक एक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपकोशिकीय स्तर को। तो जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर गुणन करके संख्या में वृद्धि करने की क्षमता होती है, तो वो आपका उपकोशिकीय जो स्तर है इसमें आता है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि वायरस। वायरस क्या होता है? किसी को होता है, धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होती जाती है। वायरस क्या होता है? मल्टीप्लाई होता जाता है, यानी कि अंदर गुणन करके संख्या में वृद्धि करने की क्षमता वायरस में होती है, तो वो आपका उपकोशिकीय स्तर में आता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, तो हम यहीं पर इसी पेज में ही समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसमें आपका बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल हो गया या साइनोबैक्टीरिया हो गया, इस स्तर के जीव जो है इसमें आते हैं। ये आपने इसमें देखा। पर अगर बात करें यूकैरियोटिक में तो इसमें आप कहेंगे अधिकांश एक कोशिक या कह सकते हैं तथा सभी जो है आपके बहुकोशिक जो जीव हैं वो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं से जो है वो बने होते हैं। तो ये आपका पहला अंतर हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल 2 ही अंतर बताऊंगा। एक ये हो गया। एक अंतर और आप ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक की जब बात की जाए तो इसमें इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका कला, जीव द्रव्य और आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए होता है। 3 चीजें मैंने बोली, इसको मैं सारी चीजें रख करके इस तरफ प्रोकैरियोटिक लिख देता हूँ, इधर यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की मैंने बात की, इनकी कोशिकाओं में कोशिका कला, ये एक ही लाइन में बोल रहा हूं पर आप इसको 3 लाइन बना सकते हैं। एक में कोशिका कला के संदर्भ में लिख सकते हैं, एक में जीव द्रव्य के संबंध में लिख सकते हैं, एक में आनुवांशिक पदार्थ या कह सकते हैं डीएनए के संबंध में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीजें होती हैं। और क्या नहीं होता है? तो आप कहेंगे केंद्रक और कोशिकांग, 2 चीजें। क्या? केंद्रक और कोशिकांग ये नहीं होते हैं। अब इसमें नहीं होते हैं यानी कि यूकैरियोटिक में होते हैं, तो आप कहेंगे स्पष्ट केंद्रक और सभी जो है आपके कोशिकांग यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंस पूछा जाता है, आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका सूक्ष्म जैविकी के पिता। तो सूक्ष्म जैविकी का पिता या माइक्रो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ल्यूवन हॉक को कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आपसे पूछा जाएगा कि वायरस की खोज जो है वो किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? वायरस की खोज इवानोवस्की ने जो है वो की थी। इवानोवस्की ने जो है वो की थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स और क्षय रोग जो है उसके जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे रॉबर्ट कोच ने जो है वो की थी। किसकी किसकी? एंथ्रेक्स पूछा जाए या क्षय रोग, एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट
कोच ने जो है वो की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पोलियो वायरस की खोज किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज तो आप क्या कहेंगे? लैंड स्टीनर ने जो है वो की थी। और आप सभी जानते हैं रक्त के जो मुख्य समूह हैं उनकी पहचान भी कार्ल लैंड स्टीनर इन्होंने जो है वो की थी। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पोलियो वायरस की बात की जा रही है, पोलियो वायरस की खोज, तो वैक्सीन की खोज की बात नहीं की जा रही है। और लैंड स्टीनर के संबंध में वो भी तो आपको पता ही है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ब्लड ग्रुप हैं उनके समूहों की पहचान के लिए कार्ल लैंड स्टीनर जो है इनको जाना जाता है। फिर बात करते हैं जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी खोज किसने की थी? तो ट्वार्ट और डी हैरल इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीसीजी जो है इसका जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? तो आप क्या कहेंगे? इसकी खोज कैलमेटी ने जो है वो की थी। ये कुछ इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो बीसीजी लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आपका वायरस। वायरस की बात करते हैं। सबसे पहले वायरस जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से वायरस आएंगे? तो आप पहले कहेंगे जंतु वायरस, फिर आप कहेंगे पादप वायरस, फिर आप कहेंगे जीवाणु वायरस। तो इस प्रकार से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें आपका तो जंतु वायरस है, इसमें दो टाइप अलग से निकल के आते हैं, एक होगा आपका आरएनए और दूसरा आपका होगा डीएनए। इन्हें हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? तो आप कहेंगे जीनोम के आधार पर आरएनए और डीएनए में ये जो परिभाषित है वो किया गया है, या डिवाइड जो है वो किया गया है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है इस टाइप से चार्ट आप बना दीजिएगा, आपके लिए काफी होगा। मैं स्पीड में चल रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि कम समय में अधिक चीजें कवर करानी है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, फिर से सारी चीजें कराई जा रही हैं आप ही के लिए यहाँ सारी, तो वीडियो पर एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होता है इसको जो है वो समझिए। वायरस जो होता है वो संक्रमण के प्रति रोग निरोधक या कह सकते हैं रोग निवारक औषधियों के रूप में यूज किया जाता है, उसी को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। वायरस संक्रमण के प्रति यदि पूछा जाए, वैसे अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट इंटरफेरॉन क्या है यही पूछा जाएगा, तो आप एक लाइन में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक रोग से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न, जो है आपका सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिट्रस कैंकर जो है ये एक पौधों के रोग में आता है। पौधों का रोग होता है और रोग पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास सिट्राई ये जो है आपका रोग पैदा करने वाला बैक्टीरिया जो है वो होता है। सिट्रस कैंकर क्या है? तो पौधों का रोग है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि पौधों के रोग संबंधित कोई दो रोग बताइए, कोई एक रोग बताइए, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक जीवाणु जो कोशिका होती है उसके डीएनए का भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु जो भक्षी है उसके द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं अध्ययन। उदाहरण ना कह करके आप अध्ययन कह सकते हैं ये किसने किया था? तो अध्ययन जो है वो जिंडर तथा लैंडरबर्ग जो है उन्होंने जो है वो किया था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि एक जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भक्षी द्वारा पहुंचाया जाता है। ये अध्ययन इन्होंने
किया था। नेक्स्ट आपका आ सकता है जीवाणु जो है इसकी खोज के संबंध है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है वो की थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो जीवाणु है इसको जीवाणु नाम किसने दिया? तो आप क्या कहेंगे? एरनबर्ग ने ये जीवाणु नाम जो है वो दिया। एरनबर्ग ने ये जीवाणु नाम जो है वो दिया। दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने जीवाणु की खोज की और एरनबर्ग जो है इन्होंने जीवाणु नाम दिया। जीवाणु से ही एक प्रश्न आपका ये भी पूछा जाता है कि जीवाणु से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक के नाम बताइए। तो दो प्रतिजैविक में एक नाम आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और दूसरा आपका इसमें नाम हो जाएगा टेरामाइसिन। तो ये दो जो है वो आपके नाम हो जाएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले दो प्रतिजैविक। नेक्स्ट बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जल्दी से बताइए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या नहीं, हिस्टोलिटिका नहीं, जिंजीवेलिस। हिस्टोलिटिका तो आपका अलग है, जिंजीवेलिस अलग है। जिंजी आदि ना भी तो लगेगी, आदि ना फिर जा फिर वालिस। ये किस रोग का आप कहेंगे या इसके कारण कौन सा रोग होता है वो आप कह सकते हैं। तो एंट अमीबा जिंजीवालिस से आपका पायरिया जो है वो हो जाता है, जिसमें आप कहेंगे मसूड़ों से खून वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसी से ही मिलता जुलता नाम होता है एंट अमीबा जिंजीवालिस की जगह लिखा रहता है हिस्टोलिटिका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलिटिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? पेचिश रोग जो है वो होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है जो पेय पदार्थ होते हैं इनका संरक्षण जो है वो किसके माध्यम से या किससे जो है वो किया जाता है? पेय पदार्थों का संरक्षण। तो एक नाम याद रखिएगा, वो नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। क्या नाम है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इनके माध्यम से पेय पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। ये वन लाइन में आपसे पूछा जा सकता है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है भोज्य पदार्थ जो है उनके परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। परिरक्षण मतलब क्या होता है? कैसे हम उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ है। तो सबसे पहला पॉइंट होएगा रसायनों के द्वारा। मैं केवल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बाकी अंदर का आप समझते चलिए कि जैसे कि साइट्रिक अम्ल हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया। अचार बनाते हैं, सोडियम बेंजोएट उसमें पड़ता है। तो क्या करता है? वो लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जो भी खाद्य पदार्थ बना रहे हैं उसका तो रसायनों के द्वारा आप परिरक्षण कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो आप कहेंगे डिब्बा बंदी, जिसे हम कैनिंग कहते हैं। हो सकता है इंग्लिश में कभी कैनिंग आपसे पूछ लिया जाए तो पता आपको होना चाहिए कि इसी को डिब्बा बंदी जो है वो कहते हैं। डिब्बा बंदी क्या है? बहुत से भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि मटर, अनानास आदि, जो प्राकृतिक रूप से इस विधि से शुद्ध वायु जिसमें एकदम ना जा पाए, वायु रुद्ध डिब्बों में बंद करके संरक्षित किए जाते हैं। तो वो आपके आते हैं डिब्बा बंदी यानी कि कैनिंग में। तीसरा आप कह सकते हैं अचार तैयार करना। इसमें क्या है? जैसे सिरका का तेल हो गया, नमक का प्रयोग है, इससे भी भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा आप कह सकते हैं सुखाना। सुखा कर भी तो आप लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। जैसे कि साधारण और सर्वाधिक उपयोग में आप कहेंगे तो यही विधि आपको देखने को भी मिलती है। सूर्य की उष्मा से सब्जियां सुखा ली जाती हैं, फल सुखा लिए जाते हैं, वो सभी आपका इसी में आ जाएगा। इसी प्रकार पांचवा आप लिख सकते हैं अंतराल से उबालना और ठंडा करना। तो हमारे और क्या कह सकते हैं, आपके घरों में दूध देखते हैं आप उबाला जाता है। इसका कारण क्या होता है? बार बार दूध उबालने से वो फटता नहीं है, सुरक्षित रहता है। तो ये भी परिरक्षण की सबसे अच्छी विधि के अंतर्गत आती है। और जो बाजार में आप देखते हैं कि
लंबे समय तक के लिए पैकेट के दूध जो है वो संरक्षित किए भंडारित किए जाते हैं, उसे हम पाश्चुरीकरण के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार आपका ठंडा करना भी आप एक पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में आप सारी चीजें रखते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, तो ये भी आपका एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये सभी आप लिख सकते हैं भोज्य पदार्थों के परिरक्षण से संबंधित। और फल जो परिरक्षण होता है उसके वर्गीकरण के अंतर्गत दो इसमें डिवीजन भी किया गया है। एक होता है आपका अस्थायी परिरक्षण और एक होता है स्थायी परिरक्षण। अस्थायी में आपका यही सब होते हैं, जीवाणु रहित होना या नमी से दूर रखना, या कह सकते हैं वायु से दूर रखना, या कह सकते हैं स्थायी परिरक्षण में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ऊष्मा द्वारा परिरक्षण या चीनी द्वारा परिरक्षण या रसायनों द्वारा परिरक्षण। तो ये सभी आपके किसमें आएंगे, स्थायी परिरक्षण में। ये डिवीजन दो किया गया, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया फलों का परिरक्षण का डिवीजन किया गया है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन जो है उनके संबंध में। हाइड्रोकार्बन जो है इसके अंतर्गत आपके जो आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोनों को समझिए सीरियल से। सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें जो कार्बन कार्बन है इसके मध्य एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर देखिए एक लाइन खींची मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मेथेन जो है वो कह सकते हैं। मेथेन का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे CH4 होता है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन से 4 आपके इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो ये H चारों कोने पर आ जाएंगे, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपका इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये किसमें है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसी प्रकार एथेन भी इसी में आता है C2H6। तो ये हो गया संतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें आप कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन जो परमाणु है इसके मध्य द्विबंध या त्रिबंध, त्रिबंध आप नहीं कहेंगे, केवल द्विबंध डबल बॉन्ड जो है इस प्रकार से देखने को मिले तो वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि आपका एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन का आपका सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे C2H4 होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन इस प्रकार से होंगे, यहाँ पर इसके 4 कोनों पर होंगे, इसके इन 3 कोनों पर होंगे, और बीच में जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। इसका एक हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। अब इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, यहाँ पर तो आपका 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से 6 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके टोटल 5 है, मैंने तो 4 की बात की थी, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5 इसके लिए 5 तो आपके गलत हो जाएगा। इसको रफ करते हैं, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कार्बन और एक और कार्बन और इनके बीच डबल बॉन्ड, ऊपर आपका एक आएगा तो इसके लिए 1 2 यहाँ पर है, 3 और 4 नीचे, इसी प्रकार ऊपर नीचे। इसको तिरछा करके भी बना सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। अब इस वाले कार्बन के लिए देखिए 4 पूरा हो रहा है, 1 2 3 4। इसी प्रकार इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना आपको डिटेल में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि इसमें एग्जाम्पल एथिलीन आता है और डेफिनेशन पता होना चाहिए, इतनी चीज काफी है। तो अब करते हैं दर्पण से संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें अलग अलग सूत्र हैं, जिसमें एक सूत्र आपका है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जिसको आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी है उसमें संबंध क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v जो है आपका होता है। बाकी इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि आपका वक्रता केंद्र है, जिसको हम कहते हैं गोले के केंद्र को, जिसके कि दर्पण का एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या होता है, ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो वो सारी चीजें चित्र से समझी जाती हैं, जिसको मैंने सेपरेट वीडियो में बात की थी, तो अलग से वाले वीडियो में से जो है आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो अपने आप में पूरा चैप्टर है। यहाँ पर हम बात करें फास्ट रिविजन की, तो क्विक रिविजन के तौर पर मैं छोटे छोटे फॉर्म में सारी चीजें आपको जो है वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध या कह सकते हैं सूत्र की। तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। ये भी सूत्र याद रखिएगा, कोई भी मान देकर आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे आपसे लिख दिया जाएगा कि एक सरित्र जो है उसका आवर्तकाल 1/256 है और आपको आवृत्ति उसकी बतानी है, तो आप यहाँ आवर्तकाल की जगह क्या मान रखेंगे 1, और बटे में ऑलरेडी 1/256। अब ये
मल्टीप्लाइड इस एक से ये होगा, 256 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा, तो आपका क्या आएगा, केवल 256 आएगा। जिसे आप कह सकते हैं कंपन प्रति सेकेंड। इकाई भी तो लिखना आवश्यक है, ये भी तो ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख के चले आए। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक आपका आवर्त गति और दोलन गति। आवर्त गति और दोलन गति, इनको समझिए। तो आवर्त गति क्या होती है, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। और जो दोलन गति होती है, इसकी बात करें तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर डेफिनेशन आए तो पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं दोलन का, तो घड़ी में देखते हैं अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर जो घड़ी होती है वो ऐसे 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 उसका जो घंटा होता है वो होता रहता है। तो ये हो गया इसके दोनों के बारे में। आवर्त जो आवर्त गति है, इसी से मिलता जुलता एक और होता है, वो होता है आपका आवर्त काल। ये क्या होता है, आवर्त काल आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, आवर्त काल और आवृत्ति। इसमें संबंध तो मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी समझ लीजिए। आवर्तकाल की बात करें तो एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। आवृत्ति क्या होता है, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो ऐसा ही मात्रक इसका हर्ट्ज जो है वो होता है। आवृत्ति ध्यान रखिएगा, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति जो है वो कहते हैं। तब करते हैं एक प्रश्न आपसे यूरिया के संबंध में भी पूछा जा सकता है, और वो क्या है कि प्रयोगशाला में बनाने वाला जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे यूरिया है। और यूरिया बनाने का रासायनिक समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप लिख सकते हैं NH4CNO से आपका NH2CONH2 आपका इस प्रकार से यूरिया बनती है। या यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर बनता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर जो है वो बनता है। अब बात करते हैं कुछ पेड़ पौधों से संबंधित अलग अलग पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका परजीवी पौधे क्या होते हैं, परजीवी पौधे। दूसरा पॉइंट है आपका सहजीविता क्या होता है। तीसरा पॉइंट है आपका कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। परजीवी पौधों की अगर बात करें तो आप कहेंगे वे पौधे जो जीवित पौधे जो होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो आपके परजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका अमर बेल उदाहरण आप याद रख सकते हैं, और चंदन का इस वृक्ष इसी में आएगा, रेफ्लेशिया भी इसी में आता है। तो कम से कम दो उदाहरण तो आपको याद ही होने चाहिए। सहजीविता की बात करें क्या होता है, तो जब दो जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ होता है, उस संबंध को हम सहजीविता कहते हैं। यूपी टेट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, और जो ऐसे जीव होते हैं उनको सहजीवी कहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका शैवाल तथा कवक। ये दोनों एक दूसरे को जो है वो हेल्प पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं कीटभक्षी पौधों की। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधों से या वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है ना आपको, कीट भक्षी यानी कि कीटों का भक्षण करते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो आपका ड्रोसेरा हो जाएगा, यह आपका नेपेंथिस हो जाएगा। नेपेंथिस तो आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है, या यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। इस टाइप से इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। हमारा वन्य जीवन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, मैं हेडिंग भी लिख देता हूं यहाँ पर, वन्य जीवन संस्थाएं। अब कौन कौन सी हैं उनको जानिए, उनके बारे में जानिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले IUCN, हाँ अब सही है, इंटरनेशनल यूनियन
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यहाँ पर साइलेंट है पर आपका पूरा यही होता है फुल फॉर्म। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, पर एंड रिसोर्सेज भी उसमें कहीं कहीं जुड़ा रहता है। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। मुख्यालय आपसे इसका पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है। स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। फिर IUCN के संबंध में ही प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लिस्ट जारी करता है, तो आप कहेंगे रेड डाटा बुक जो है ये जारी करता है। रेड डाटा बुक के संबंध में बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में प्रश्न पूछा जाता है कि किसके संबंध में रेड डाटा बुक जो है वो जारी होती है, तो आप कहेंगे जो संकटापन्न जातियां हैं उनकी लिस्ट इसमें देखने को आपको मिलती हैं। ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं ना जो कि उनकी टोटल आबादी की संख्या की बात करें तो बहुत कम है और धीरे धीरे लुप्त तो होती जा रही है। तो ये हो गया आपका IUCN के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं वन्य जीवन संस्थाओं में, तो दूसरी आपकी हो जाएगी WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी स्थापना होती है। नाम से ही फंड समझ में आ रहा है आपको, यानी क्या करने का काम, फंडिंग करने का, पैसा प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही जो है वो स्थित है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1961 में। सारी चीजें रब करते हैं, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट है आपकी तीसरी, जिसका नाम है WII। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, WII की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1982 में देहरादून में स्थापित जो है ये थी। कहाँ, देहरादून में स्थापित। और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा सभी DLED के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंच सके। चौथा पॉइंट देखते हैं, WII हो गया, फिर आपका होगा BNHS। BNHS की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी आपका BNHS की फुल फॉर्म होती है। और पांचवी और लास्ट आपकी वन्य जीवन संस्थाओं में हो जाएगी ZSI। तो इसका फुल फॉर्म होती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए केवल फुल फॉर्म ना याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए वन्य जीवन संस्थाओं के संबंध में जो है वो किनका किनका योगदान है, किन्हीं के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे कि 5 पॉइंट लिख देंगे इस टाइप से। तो ZSI की फुल फॉर्म जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और बात करें इसके बारे में तो 1916 में कोलकाता में जो है इसे स्थापित किया गया था। 1916 में कोलकाता में स्थापित। सारी मैंने बता दी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका कार्बन से संबंधित। अब कार्बन की ही बात कर लेते हैं कि मुख्यतः डिवीजन की बात करें तो आप 2 प्रकार से डिवीजन कर सकते हैं। कौन कौन से, एक आप कहेंगे क्रिस्टलीय और दूसरा आप क्या कहेंगे अक्रिस्टलीय। अब इन दोनों के अंदर भी कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से एक प्रकार का बहुविकल्पी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत आता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आप कहेंगे ग्रेफाइट होता है, और आप क्या कहेंगे फुलरीन होता है, और आप क्या कहेंगे हीरा, इसी में आप लिख सकते हैं। तो ये सभी कार्बन के क्रिस्टलीय रूप जो है वो होते हैं। अच्छा, कार्बन के क्रिस्टलीय रूप को आप परिभाषित कैसे करेंगे, अगर इसकी आपको एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कहेंगे जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत इसमें व्यवस्थित रहते हैं, किसमें, क्रिस्टलीय में। और अक्रिस्टलीय में इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि आप कहेंगे कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होते हैं। डिफरेंस समझ गए। मैं एक लाइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न में अगर आएगा एक लाइन लिख देंगे काफी होगा। अक्रिस्टलीय में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उसको समझिए। जैसे कि आपका
लकड़ी का कोयला हो जाएगा, लकड़ी का कोयला। इसी प्रकार आपका जंतु चारकोल हो जाएगा, इसी प्रकार आपका सुगर चारकोल हो जाएगा, इसी प्रकार आपका लैंप ब्लैक हो जाएगा, लैंप ब्लैक, जिसे हम क्या कहते हैं, काजल कहते हैं, आंखों में काजल लगाया जाता है, उसी को ही लैंप ब्लैक जो है वो कहते हैं। तो ये सभी आपके अक्रिस्टलीय में एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो आपके क्रिस्टलीय में हो जाएंगे। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों में होता क्या है। अच्छा, इसमें से प्रश्न जो है आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं जंतु चारकोल, फिर कहूं ग्रेफाइट, फिर कहूं कोयला, फिर कहूं लकड़ी का चारकोल। इस टाइप से मैंने चार दे दिए ऑप्शन और पूछ लिया कार्बन का क्रिस्टलीय रूप इनमें से कौन सा है। तो कौन सा इनमें से, आप कहेंगे ग्रेफाइट आपका हो जाएगा। मैंने आपको देखिए नीचे लिखा है, तो आपका दूसरा वाला ग्रेफाइट सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पॉइंट है आपका एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल फॉर्म होती है। किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आप कहेंगे आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है वो होता है, प्रोपेन गैसों का मिश्रण। और एलपीजी के संबंध में एक प्रश्न ये भी आता है, या आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी एक्चुअल में गंधहीन गैस होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। पर अगर लीक हो गैस तो कैसे आप पता करेंगे अगर इसमें कोई गंध ही नहीं होगी। इसलिए इसे गंधहीन गैस बनाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन मिश्रित कर दिया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि रिसाव या गैस रिसाव का पता लगाने के लिए, गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टेन, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C2H5SH, इसको मिश्रित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, और एथिल मरकैप्टेन नाम भी ध्यान रखिएगा। इससे टॉपिक से रिलेटेड यही चीजें आती हैं, मैंने बता दी। इसी से मिलता जुलता आपका सीएनजी भी होता है, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका कोयला। कोयला की बात करें तो तीन प्रकार का मुख्यतः होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। कौन कौन सा, पहला आपका होता है लिग्नाइट, दूसरा आपका कौन सा होता है बिटुमिनस, और तीसरा आपका कौन सा होता है एंथ्रेसाइट, या एंथ्रासाइट भी आपसे बोल सकते हैं। तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के आपके कोयला जो है वो होते हैं। कौन कौन से, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। अब लिग्नाइट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, वो है भूरा कोयला। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भूरा कोयला को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आप क्या कहेंगे, लिग्नाइट को कहा जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डामर कोयला को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, बिटुमिनस के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा इन चारों को लेकर कि डामर कोयला। तो इसके साथ साथ इनमें कार्बन की प्रतिशतता या कार्बन की परसेंटेज भी पूछी जाती है। तो 38% आपका लिग्नाइट जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। फिर बात करते हैं बिटुमिनस की, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज 65% होती है। फिर बात करें एंथ्रेसाइट की, इसमें कार्बन की परसेंटेज 96% होती है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एंथ्रेसाइट में कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा है, इसलिए कार्बन की मात्रा अगर ज्यादा है तो कोयला जो है आपका वो उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। तो आपसे एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला किसे माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, एंथ्रेसाइट को माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 94 से लेकर के 98% तक पाई जाती है। एवरेज के तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर एक या एग्जैक्ट अगर लिखना है तो 96 भी लिख सकते हैं। अब कोयले की ही बात करें तो कोयले से प्राप्त ईंधन कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो कोयले से प्राप्त
ईंधन की बात करें तो आपके सबसे पहले आप कहेंगे कोलतार हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कोक हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कोल गैस हो जाएगा। कोल गैस, तो ये आपसे प्रश्न पूछा किस प्रकार से जा सकता है कि कोयले से प्राप्त ईंधन के नाम लिखिए, तो आप कहेंगे कोलतार है, कोक है, कोल गैस है, तीनों नाम याद रखिएगा। बात करते हैं ईंधन जो है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा कोयले से प्राप्त ईंधन, अब ईंधन की ही बात कर ली जाए, ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आपका एक होता है घरेलू ईंधन, केवल मैं नाम बता रहा हूं, नाम याद रखिएगा। एक होता है आपका औद्योगिक ईंधन, और आपका एक होता है इंजन ईंधन, और चौथा और लास्ट आप कहेंगे रॉकेट ईंधन। तो ये 4 प्रकार आप याद रखिएगा ईंधन के प्रकार में। ठीक हो गए इतने सारे पॉइंट, रफ करते हैं सारी चीजें। अब बात करते हैं गैसीय ईंधन के संबंध में, आपका एक सूत्र पूछा जाता है उसके बारे में। गैसीय ईंधन के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, पहला तो यही पूछा जा सकता है। अभी तो हमने देखिए सबसे पहले कोयले से प्राप्त ईंधन की बात की, तो कोलतार हो गया, कोक हो गया, कोल गैस हो गया। फिर हमने ईंधन क्या होता है उसके भी प्रकार की बात की, तो घरेलू ईंधन है, औद्योगिक ईंधन है, इंजन है, ईंधन है, रॉकेट ईंधन है, इस टाइप के हो जाएंगे। अब गैसीय ईंधन में कौन कौन से आते हैं, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक आपका वाटर गैस और एक आपका प्रोड्यूसर गैस। अब इन दोनों के ही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया अभी कि इन दोनों के सूत्र आपसे पूछे जाते हैं। तो वाटर गैस का सूत्र होता है H2 प्लस CO, और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है N2 प्लस CO। याद रखिएगा सूत्र इसके पूछे जाते हैं। हिंदी में प्रोड्यूसर गैस को उत्पादक गैस कहते हैं, हो सकता हो हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा। रब करते हैं इन सब चीजों को, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है आपका जो पदार्थ होते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर विभाजित कीजिए, उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर विभाजित कीजिए, तो आप 2 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से, एक होगा आपका कार्बनिक पदार्थ, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा आपका होता है अकार्बनिक पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक। और जिसने जिसने इंटर लेवल पर केमिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों अलग अलग पुस्तकें भी यूपी बोर्ड में जो है वो चलती हैं, इनऑर्गेनिक। तो ये 2 आपके होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, और पूछा जाता है इनके उदाहरण से। आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पी में कि इनमें से कौन से कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं या आते हैं, इस टाइप से। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम रट के रखिएगा। एग्जाम्पल इसके होते हैं जैसे कि चीनी हो गया, यूरिया हो गया, या कह सकते हैं अल्कोहल हो गया, या कह सकते हैं सिरका हो गया। इस टाइप से आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, इनको जरूर रट लीजिएगा। कार्बनिक अकार्बनिक भले भूल जाइएगा, पर इसके अंदर का जो एग्जाम्पल है किसमें कौन से आते हैं वो याद रखिएगा। अकार्बनिक में कौन कौन से हैं, तो इसमें आप कहेंगे जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं, इसको भी शॉर्ट में आप चाहे लिख सकते हैं NaCl। और इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3, उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह कम है तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी हो जाएगा। तो ये सभी आपके अकार्बनिक पदार्थ जो है उसमें आएंगे। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इस प्रकार से एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बनिक में ये वर्ड आपका लिखा हुआ है यूरिया। यूरिया के संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो आप कहेंगे यूरिया था। कब बना था, तो 1828 में बना था। किसके द्वारा बना था, तो उनका नाम वेहलर था। वेल मछली से याद रखिएगा, वेलर। तो इस प्रकार से इतनी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। बात करते हैं इसी यूरिया के संबंध में, रिएक्शन एक होती है कि यूरिया कैसे बनता है, उसको भी बात कर लेते हैं।
तो यूरिया आपका अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनता है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। ये किसका फॉर्मूला है? अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है। और इसको गर्म करके आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? NH2CONH2, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन भी आएगी तो भी लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें और पीछे बताई थी। तो इसमें इतना ही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका मधुमेह। मधुमेह आपने अवश्य सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। तो शरीर में जो इंसुलिन है, शरीर में इंसुलिन जो होता है उसकी कमी से या कमी होने पर जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि शरीर में जब इंसुलिन कम हो जाता है तो जो यकृत कोशिकाएं होती हैं उनमें परिवर्तित करने की क्षमता होती है। काहे की क्षमता होती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो वो क्षमता कम हो जाती है इंसुलिन की कमी से। और साथ ही साथ जो मूत्र है उसमें ग्लूकोज की मात्रा प्रति ml या प्रति 100 ml बात करें तो 300 से 500 mg प्रति ml तक हो जाती है। और इसी बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। इसके भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, और दूसरा कौन सा होता है? डायबिटीज और इंसिपिडस। मेन आपका क्या है? मेलिटस और इंसिपिडस। ये नाम ध्यान रखिएगा, बाकी डायबिटीज तो आप जान ही रहे, मधुमेह को ही कहते हैं। तो ये दो टाइप भी होते हैं। इसमें इतनी चीजें, मधुमेह आएगा, लघु में आए, अति लघु में आए, आप अपने आप से अब लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो आपके कुछ दिवस दे रखे थे, जैसे कि आप कहेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि हाथ धोने के संबंध में। ये दोनों इस टाइप से आपके दे रखे थे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो तरंग दैर्ध्य आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन एक लाइन में आपके दिमाग में होनी चाहिए। तरंग दैर्ध्य को हम सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं? तो उल्टा कुछ इस प्रकार से वायु होता है जिसको हम लैम्डा पढ़ते हैं। तो दो समीपवर्ती तरंगों के शिखर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सिंपल से एकदम मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि दो समीपवर्ती जो तरंग हैं उनके शिखर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बारे में एक आपको चीज ये भी पता होना चाहिए कि जितनी तरंग दैर्ध्य आपकी जो है वो छोटी होगी, जितनी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? छोटी होगी, उतनी ही ऊर्जा जो है वो अधिक होगी। ये आपको ध्यान रखना है ताकि इस पर बेस्ड कोई चीज आए तो आप इस पॉइंट से जो है वो समझ जाएं। जितनी छोटी होगी आपकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही ऊर्जा जो है वो अधिक होगी। इस तरंग दैर्ध्य से इतना काफी है। फिर जो आपका प्रिज्म वगैरह है वो भी आपके कोर्स में दे रखा है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब आपका एक कांच का प्रिज्म होता है तो जिस प्रकार से आप देखते हैं उससे सूर्य का प्रकाश आता है, तो उससे गुजरने के बाद 7 रंगों में जो है वो इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। तो ये जो रंगों का पुंज होता है इसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है, और आप तो जानते हैं ये घटना को, और दृश्य स्पेक्ट्रम हो सकता है आपने सुना ही ना हो, तो ध्यान रखिएगा इसी को कहा जाता है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो विबग्योर आप जानते हैं, ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, VIBGYOR। इसमें आपका V से वॉयलेट, I से इंडिका, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, इस प्रकार से सीरियल आपका होता है। सभी रंगों के नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों पता होना चाहिए। रीजन क्यों? कई बार क्या होता है इसमें हिंदी में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो इस पॉइंट में यानी इस टॉपिक में इतनी चीजें। फिर आपका पूछा जाता है फोटोन क्या होता है। क्या पूछा जाता है? फोटोन। तो फोटोन क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसके कणों या समूहों को फोटोन कहते हैं। एक लाइन में याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा के कणों या समूहों को फोटोन कहते हैं। फिर इसी से ही मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? तो फोटोन जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वास्तव में प्रकाश ऊर्जा की निश्चित मात्रा जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्वांटम कहते हैं। तो ये छोटी छोटी एक लाइन की चीजें हैं सारी, जो आपको पता होना चाहिए। अब आपके कुछ रोग से रिलेटेड पॉइंट है, उनकी बात कर लेते हैं, फिर आपका कंप्लीट जो है वो समाप्त हो जाएगा।
वो है आपका क्या, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हैजा हो गया, चेचक हो गया, या टीबी हो गया, ये सभी इसमें ही आते हैं। इसी प्रकार आ यानी कि असंक्रामक आपसे पूछा जाए तो वो रोग जो छुआछूत से नहीं होते हैं वो आपके असंक्रामक कहलाते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया जो कि आपका खून की कमी से होता है, डायबिटीज मैंने अभी आपको मधुमेह बताया था वो भी इसी में आता है, तो आप आसानी से लिख लेंगे। इसी प्रकार मिलता जुलता आपका एक और पूछा जाता है, वो है आपका दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। इनको भी समझ लीजिए। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपका सूर्य हो गया, तारे हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, इस टाइप से। अदीप्त क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसे आपका पुस्तक हो गया, मेज हो गया, फैन हो गया, दर्पण हो गया, इस टाइप की चीजें आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है ताकि लिख सकें। और इसी से ही मिलता जुलता आपका एक और आता है, 2 पॉइंट मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ जो मिलती जुलती रहती है, जैसे कि आपका एक और होता है समजात और समरूप। इसको भी समझ लीजिए, समजात और समरूप को। ये अंग होते हैं। समजात अंग की बात करें तो वे अंग जो उत्पत्ति और या कह सकते हैं केवल उत्पत्ति में समान है, पर कार्य की दृष्टि से देखें तो भिन्न भिन्न कार्य जो है वो होते हैं, तो वो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि चमगादड़ जो है उसके पंख हो गए, घोड़े की अगली टांग हो गए, मनुष्य का हाथ हो गया, तो इनकी उत्पत्ति समान होते हैं पर आप देखेंगे कार्य अलग होते हैं। मनुष्य का हाथ क्या करते हैं, हम उठाने का कार्य, पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार घोड़े की अगली टांग दौड़ने में उसको हेल्प करती है, तो इस प्रकार से समजात अंग होते हैं। समरूप अंग क्या होते हैं, वे अंग जो उत्पत्ति में तो अलग अलग होते हैं परंतु कार्य आप देखेंगे तो एक जैसे होते हैं, जैसे कि तितली के पंख और पक्षियों के पंख। तितली और पक्षियों के पंख दोनों उड़ने में काम आ रहे हैं, तो कार्य तो समान है, पर उनकी उत्पत्ति अगर संरचना की बात करें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो आपका भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपका समरूप में आता है। आसानी से आप लिख सकते हैं। एक वन लाइन का क्वेश्चन आपका बीटीसी में ही काफी पहले पूछा गया था कि सरीसृप और पक्षियों किसके किसके बीच, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या होती है, तो इसे हम आर्कियोप्टेरिक्स के नाम से जानते हैं। ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स। ये हम जानते हैं किसके, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी को। एक दो पॉइंट आपके प्रकाश से रिलेटेड जो है वो रह गए हैं, उनको हम और देख लेते हैं। जैसे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को हम समझते हैं, और लास्ट में हमने बताया था सभी चित्र एक साथ हम देखेंगे। तो बात करते हैं क्रांतिक कोण की। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो दोनों माध्यम के पृष्ठ पर अभिलंब से जो है वो दूर मुड़ जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण आपतन कोण जो है इससे बड़ा होता है। यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है, और इसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण जो है वो कहते हैं। साथ ही साथ अगर क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वो आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, और इसका जो मान होता है वो दोनों माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर जो है वो करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रांतिक कोण। दोनों है टॉपिक हम देखेंगे। क्रांतिक कोण के अलावा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की भी बात करते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात करें तो जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें भी आप देख लीजिए कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, और दूसरी शर्त होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक जो है वो होना चाहिए। तो ये दो शर्तें होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, बेसिक सी चीजें। अवतल लेंस जो है आप देख रहे हैं, ये जो आकृति देख रहे हैं जो आपकी इस टाइप से तिरछा तिरछा खींची हुई है, इस आकृति को देखिए, तो ये आपका है अवतल लेंस। यानी कि बीच में आपका देखिए तो पतला है और किनारों पर आप देखेंगे तो मोटा है, तो ये इसकी विशेषता है। यही अगर बात करें उत्तल लेंस की तो इसमें देखिए जस्ट अपोजिट है, किनारों पर पतला है और बीच में आप देखेंगे तो मोटा है। तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अगर डिफरेंस आएगा तो ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं। उत्तल लेंस की ये विशेषता होती है कि जब इससे किरणें जाती हैं तो ये क्या करती हैं, संपूर्ण जो प्रकाश होता है उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी जो है वो कहते हैं। और अवतल लेंस में क्या होता है, जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं उसको फैला देती हैं। तो
इसको हम इसीलिए अपसारी लेंस के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ट्रिक मैंने बताई थी, आप सारे लोग, यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है ना, आप मतलब आप और सारे लोग फैल जाइए, ऐसे आप याद रखिए। तो अवतल लेंस में क्या होता है, या फिर अपसारी लेंस में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो फैल जाती हैं। उत्तल लेंस के उपयोग की बात करें अगर, तो उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, यानी जिसको निकट का स्पर्श नहीं दिखाई देता उसके लिए किया जाता है। और अवतल लेंस का यूज जो है वो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, यानी कि जिसको दूर का नहीं दिखाई देता है। दूर का मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी है उसके बाद की स्थिति की बात की जाती है, तो जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का ना दिखाई देना, और दूर दृष्टि दोष यानी कि निकट का ना दिखाई देना। उत्तल लेंस का और उपयोग में दूरबीन में किया जाता है, घड़ी साज द्वारा जो घड़ी के छोटे कलपुर्जे होते हैं उनको देखने में किया जाता है, ज्योतिषी आप देखते हैं हाथ देखता है तो हस्तरेखा देखने में किया जाता है। प्रयोगशाला में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और वाहन के जो बगल के शीशे होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। अवतल लेंस की अगर बात करें तो इसका यूज जो है वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस लेंस का यूज किया जाता है बहुत पूछा जाता है, तो अवतल लेंस का ही यूज जो है वो किया जाता है। मोतियाबिंद रोग निवारक के लिए भी अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और स्ट्रीट लैंप जो होती हैं उसमें भी अवतल लेंस का ही यूज किया जाता है। ये तो हो गई सारी बेसिक सी चीजें। साथ ही साथ आपसे इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां पर भी स्थित हो, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बनता है, और प्रतिबिंब आपका सीधा आभासी और वस्तु से जो है वो छोटा बनता है। जो अभी हमने देखा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस, एक प्रश्न आप सभी लोगों से है कि दोनों के बारे में वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि प्रतिबिंब आपका किस प्रकार से बनता है। जैसे हमारा होता है ना कि वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, तो 3 लाइनों में होता है, 3 शब्दों में होता है, लाइनों में नहीं। तो आपको उत्तल लेंस का भी बताना है, अवतल लेंस का भी बताना है, तो सभी लोग बताइएगा। कुछ और टर्म्स हैं जिसके बारे में आपसे सीधे डेफिनेशन पूछी जा सकती है प्रकाश के ही, उनकी बात करते हैं। तो वक्रता केंद्र, लेंस जिन 2 गोलों के भाग होते हैं उनके केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। C1 और C2 वहाँ एक चित्र है, वो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, उसमें वक्रता केंद्र दर्शाएगा। तो केवल आप इतना सा पहली लाइन जो लिखी है वक्रता केंद्र के बारे में ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो लेंस जिन 2 गोलों के भाग होते हैं उनकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष की बात करें तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस के अंदर का वो बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित हुए अपने मार्ग पर चली जाती है, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं, 0 या O कह दीजिए। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती हैं, एक साइड उत्तल लेंस एक साइड अवतल लेंस लिखा है, तो वो बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट है आपका इसी में फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये पॉइंट सीधे बहुविकल्पी में भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम। 2 नियम होते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण, दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी जो है वो एक ही तल में होते हैं, ये पहला है। और दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या है साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन, इसका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का अपवर्तन का नियम डायरेक्ट भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। यदि आई आपतन कोण हो, आर आप अपवर्तन कोण हो, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक आपका इस टाइप से हो जाएगा। इसका भी हम चित्र भी लास्ट में देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तित अथवा अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वास्तविक प्रतिबिंब में, और जो आभासी होता है उसमें क्या होता है, बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। इसमें वास्तविक में इसमें जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर बनाया जा सकता है, इसमें नहीं बनाया जा सकता। ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक वाला, और आभासी वाला आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो हमने भी क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, तो जैसे आप कहेंगे कि प्रतिबिंब आपका लेंस उत्तल या अवतल में, तो उसमें बताएंगे कि वास्तविक लेंस
से जो भी इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा या सीधा बन रहा है। तो देखिए क्लियर इसमें लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो इस चीज को देखिए छोटी छोटी याद रखिएगा। बात करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण जो है तिरछी गमन करती हुए एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, तो ये दूसरे माध्यम में अपनी जो दिशा होती है उसमें परिवर्तन कर लेती है। तो ये जो दिशा परिवर्तन है, इसको ही अपवर्तनांक आप जो है वो कह सकते हैं। बस शॉर्ट में बस एक एक लाइन में चीजों को याद रखिएगा। ये जो हमने अभी नियम देखे थे उसी में ही यहाँ पर देखिए अपवर्तन के नियम की आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम जो है उनको अलग करने वाले जो आपतन बिंदु है, पृष्ठ के आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब सभी एक तल में होता है। तो यही चीज यहाँ पर देखिए चित्र में दर्शाई गई है। ये आपकी आपतित किरण ए वाली हो गई है, आपतन बिंदु है, और ये आपका परावर्तित किरण है। ये क्या देख रहे हैं, एक ही तल में है। और अभिलंब जो है इस टाइप से ये सेंटर में बना हुआ है। ये आपका इधर वाला जो आई है ये आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है, और ये आपका दर्पण है। इस टाइप से ये पूरा चित्र जो है वो ध्यान रखिएगा। अब हमारे खाली चित्र बाकी रह गए हैं। ये आपका ध्यान रखिएगा, जब इसके नियम पूछे जाएं तो आपको ये चित्र बनाना होगा। प्रकाश के परावर्तन जो है उसके नियम अगर पूछे जाएं, ये है अभिसारी और अपसारी। मैंने बताया था अभिसारी में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक बिंदु पर जाकर फोकस हो जाती हैं, और अपसारी में क्या होती हैं, प्रकाश किरणें इस टाइप से फैल जाती हैं। वो हमने अभी लेंस में जो है वो बताया था। फिर बात करते हैं पंप जो है आपके में, उसकी संरचना का चित्र है। अब आपके आखिरी तक केवल चित्र ही हैं, बाकी हमने थ्योरी सारा जो है वो देख लिया। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। तो चित्र खाली हम आपको दिखाए दे रहे हैं, आपकी इनकी प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। जैसे हत्था हो गया, वॉशर हो गया, धातु की नली, रबर की नली, छिद्र, और इस टाइप से पंप की जो है ये संरचना हो जाएगी। ये युगलीना का चित्र है। ये सब आपके कोर्स में है सारी चीजें। तो सोचिए कितना ज्यादा कोर्स में कहीं से कुछ भी आ सकता है। ये सब इंग्लिश में नाम दे रखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, और भी ऐसे सभी जो है वो पार्ट हैं। वो युगलीना था, ये आपका पैरामीशियम का है। पैरामीशियम भी आपके कोर्स में है। सेल माउथ है, ओरल ग्रूव है, इस टाइप से सभी जो पार्ट हैं इनको आप देख लीजिएगा। कम से कम ये होता है चित्र अगर आ जाए 2 नंबर में सीधे चित्र आएगा। तो ऐसा ना हो कि आप एकदम खाली छोड़ के चले जाएं। कुछ तो उसकी आकृति, पैरामीशियम की देखिए आकृति चप्पल के जैसी होती है। तो ये कुछ ना कुछ तो उसके भाग आपके लिख, एक दो भी याद होंगे तो वो काफी होगा। जैसे ये अमीबा की संरचना है, तो इसमें आप न्यूक्लियस तो नॉर्मली बना ही सकते हैं। एक दो पॉइंट और अगर आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि सभी आपको याद हो, अगर एक दो पॉइंट याद हैं कुछ नहीं से तो बहुत है। जैसे फूड व्हीकल्स दे रखा है, इस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट है, तो ये अमीबा की संरचना है। ये आपका मानव हृदय है, जिसमें जो है पल्मोनरी, धमनी और ये सारी चीजें दे रखी हैं। इतना हम इसमें डिटेल में एक एक पॉइंट नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आपको केवल यहाँ पर प्रैक्टिस करना है क्या क्या, वो हम आपको चित्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये आपका स्फेग्नोमैनोमीटर है, ये भी आपके कोर्स में है। हैंड पंप और इस टाइप से सारी चीजें हैं। ये कुछ सामान्य मृदु जलीय वनस्पतियां हैं, जैसे युगलीना है। इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लेमाइड, डोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है, पिस्टिया है। इन सभी के नाम भी पूछे जा सकते हैं। और ये उत्सर्जी तंत्र इस वीडियो का लास्ट चित्र है, जो कि डीएलएड के 3 नवंबर 2020 का पेपर हुआ था, थर्ड सेमेस्टर का। उसमें पूछा गया था। तो बायां वृक्क ये है आपका, बाई वृक्क सिरा है आपका, महाधमनी है, ये मूत्र वाहिनी है, ये महासिरा है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग, इस टाइप से आप जो है इसका भी चित्र जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका उत्सर्जी तंत्र पूछा गया था। तो आपसे और भी जो तंत्र हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उस टाइप के चित्र भी आ सकते हैं। ये कोर्स में आपके नहीं था, फिर भी देखिए पूछा गया था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक बार जितने तंत्र हैं उनके चित्र और जो है वो देख लीजिएगा। तो सभी, तो जो भी कोर्स में है आपके सभी चित्र वो हमने जो है यहाँ पर देख लिए हैं। और एक ये कोर्स में नहीं आपको, यानी कि जो ऑफिशियल आपकी पीडीएफ उसमें नहीं भी दे रखा है, फिर भी हम इसको साथ में देख रहे हैं। और ये आपका जो है वो पाचन तंत्र का है। तो पाचन तंत्र जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार आपसे उत्सर्जी तंत्र पूछा जा चुका है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है वो मुख गुहा होता है, ये मुख होता है, अधोजीवा होता है। ये इसका जो क्रम होता है ना, कि किस प्रकार से भोजन आपका पूरा पाचन से होकर के गुजरता है, वो हम पहले बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर केवल हम आपको चित्र बता रहे हैं। ये आपका ग्रसनी होता है, ये आपका ग्रसिका होता है। यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा। ये आपका यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, ग्रहणी हो गया, अनुप्रस्थ बृहदांत है, आरोही बृहदांत है, क्षुद्रांत है, इसी प्रकार मलाशय है, अवरोही बृहदांत, अग्र क्षुद्रांत, अग्नाशय, अमाशय, गुदा, क्रमिरूप परिशेषिका। यानी कि इनकी स्थिति आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आए तो आप इतना बना ले जाएं कि आपको कम से कम 2 में 1.5 नंबर तो आसानी से जो है वो मिल जाए।
ये हो गया हमारा चित्र और सारा हमारा पूरा कोर्स जो है वो समाप्त हुआ। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक जो है वो प्रश्न पूछते हैं। परंतु उस प्रश्न को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंचती रहे। और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि अगला कौन सा सब्जेक्ट जो है हम आपके लिए इसी प्रकार लेकर के आए, जिसमें एक वीडियो में हम आपका पूरा जो कोर्स है उसका रिवीजन कराएं। तो अब ये है इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि नवीकरणीय संपदा जो है इनमें से कौन सी है। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मृदा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। ये क्वेश्चन आपका जो सितंबर 2021 में पेपर हुआ था डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। तो सबसे लेटेस्ट में क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर दिया है ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।